हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका योगेंद्र सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास वीडियो पहुँचे और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे ऐसे देखिए तो फ्यूचर का कोई टेंस ही नहीं होता है। अब ऐसे सोच करके देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या हुआ। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हुआ कि हम रहते वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में, लेकिन सोचते भविष्य के लिए, ऐसे समय के लिए जो कभी आया ही नहीं, इसके लिए हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो रहते प्रेजेंट में हैं लेकिन सोचते हम लोग फ्यूचर में हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की बात सोचते हैं। और अगर हम ऐसा सोचें कि कोई काम फ्यूचर में ही समाप्त हो जा रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, समाप्त होना, कि अगर कोई काम ऐसा है जो फ्यूचर में ही माने आने वाले समय में ही परफेक्ट पूरा हो जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अब ट्रांसलेट करने के लिए हमने पहले आपको बता रखा है कि कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। पहला प्रोसेस ये है कि किसी भी टेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमको पहले टेंस की पहचान करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, कोई भी सेंटेंस है अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उस टेंस की पहचान करनी चाहिए। क्या करेंगे? पहचानेंगे। क्या चीज़? टेंस। उसके बाद सेंटेंस। पहले टेंस पहचानेंगे, उसके बाद सेंटेंस। तो टेंस कैसे पहचानेंगे? टेंस की पहचान जो है वो हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। ठीक, और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। कहाँ आएगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो पहले टेंस पहचानेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे कि जिस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब कहाँ रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। उसके बाद हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब छांटेंगे। क्या चीज़? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट छांट लेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब को छांटेंगे। वर्ब का मतलब क्या हुआ? एक्शन। एक्शन का मतलब हुआ काम। सब्जेक्ट जिस काम को करता है उसी को हम लोग एक्शन कहते हैं। एक्शन मतलब वर्ब। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट छांटेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया रिसीवर। रिसीवर का मतलब हो गया, देखिए कि सब काम को जो करेगा वो डूअर कहलाएगा। डूअर जिस काम को करेगा वो काम हमारा एक्शन हो जाएगा, और इस एक्शन के प्रभाव को जो रिसीव करेगा वही रिसीवर हो जाएगा। मतलब कि एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वही रिसीवर। रिसीवर का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले टेंस पहचानेंगे। कोई भी टेंस है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में यही रूल है। पहले टेंस पहचानेंगे, फिर सेंटेंस पहचानेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब छांट लेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, बोले हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान किससे होगा? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहाँ रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, इस टाइप का कोई भी शब्द आया तो इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट है। फिर से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हो गया, इससे हमको ये पता चलता है कि भविष्य में कोई काम समाप्त हो गया है। ठीक, जैसे देखिए, वह आया होगा। वह आया होगा का मतलब हो गया कि वह आ चुका होगा। उसने काम कर लिया होगा। कर लिया होगा का मतलब कर चुका होगा। तो चाहे या होगा आए चाहे चुका होगा, बात एक ही है।
तो चुका हो या होगा चुका होगा में कंफ्यूज नहीं होना है। वह आ गया होगा मतलब आ चुका होगा, उसने काम कर लिया होगा मतलब काम कर चुका होगा। ओके, तो कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, लिया होगा, दी होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस मान लेते हैं कि हमको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल। विल सेल में से कहीं लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर आई और वी है, आई वी, तो आई वी के साथ लगेगा सेल, और आई वी को छोड़ के जो भी बचता है, ठीक, सबके साथ हम लगाएंगे विल। ठीक, तो देखिए, अगर आई वी है तो सेल, आई वी को छोड़ के कोई दूसरा है तो फिर विल। हैव सबके साथ लगेगा। हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फार्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड। तो फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फार्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी परफेक्ट रहेगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फार्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वह खाना पका चुकी होगी। मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो पहले टेंस पहचानेंगे। अब देखिए, टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से होगा। फाइनाइट वर्ब लास्ट में आएगा। लास्ट में क्या लिखा है, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। ठीक, अब लिखिए, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा। जो काम को करेगा या जिसके बारे में हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। यही स्ट्रक्चर आप लोग, ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए और इसी को देख देख के लिखिए। पहले सब्जेक्ट, तो राधा सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद राधा के साथ क्या लगेगा, विल, विल लिख दिया। उसके बाद हैव लिख दिया। फिर वर्ब का थर्ड वर्ब कौन है, पकाना। पकाना की इंग्लिश कुक। कुक का थर्ड फॉर्म कुक। फिर ऑब्जेक्ट खाना मतलब फूड। वे निकल गए होंगे। निकल गए होंगे मतलब निकल चुके होंगे। या होगा, ई होगी, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अब ट्रांसलेट करिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वे की इंग्लिश दे। दे के साथ क्या लगेगा, विल, विल। उसके बाद हैव। इन दोनों में से कहीं लिखना है, हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, निकलना का अंग्रेजी लेफ्ट होती है, उसका थर्ड फॉर्म लेफ्ट, या गो का थर्ड फॉर्म गॉन भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब निगेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, उसमें नहीं आएगा। उसमें क्या आएगा, नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। अब पहले से ये बताया गया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लिखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। तो हम लोग विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव, तो इन दोनों, इसके और इसके बीच में ही नॉट लिखेंगे। शैल हैव, तो नॉट कहाँ लिखेंगे, दोनों के बीच में ही नॉट लिखेंगे। याद रखिए, नॉट के पहले हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। यहाँ नॉट लिखेंगे तो इसके पहले विल आएगा एक, यहाँ नॉट लिखेंगे तो इसके पहले शैल आएगा एक। लेकिन अगर यहाँ नॉट लिख देंगे तो नॉट के पहले दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो मतलब कि विल शैल के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, उसने अपना पाठ याद नहीं कर लिया होगा। नहीं छूट गया था, उसने अपना पाठ याद नहीं कर लिया होगा। अब या होगा लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नहीं लिखा इसलिए निगेटिव हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है उसमें, उसने। उसने का इंग्लिश ही हो गया। ही के साथ क्या लगेगा, विल, विल। अब सेंटेंस निगेटिव है, नहीं लिखा है, तो नहीं की इंग्लिश विल के बाद, तो देखिए विल के बाद नॉट लगा दिया। फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना का इंग्लिश लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। फिर ऑब्जेक्ट हिज लेसन। ओके, तुम गरीबों की मदद नहीं कर चुके होगे। मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, तो लास्ट में क्या लिखा है, चुके होगे, चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नहीं दिया है इसलिए निगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम की इंग्लिश यू। यू के साथ क्या लगेगा, विल, विल। नहीं की इंग्लिश नॉट, इसी विल के बाद, तो विल के बाद लिख दिया।
इन हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड, मदद करना का इंग्लिश हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर ऑब्जेक्ट, गरीबों की इंग्लिश द पुअर। ठीक, देखिए समझ में तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, अब आइए अगला सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। ठीक, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। अगर प्रश्न पूछा गया है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ पर आया है। इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी सेंटेंस के स्टार्ट मतलब शुरू में भी आ सकता है, और इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के मिडिल मतलब बीच में भी आ सकता है। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो ये रूल सिर्फ क्या के लिए, किसके लिए है, क्या के लिए, कि अगर क्या नामक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में आया। ठीक, एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर क्या स्टार्ट में आता है तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में आता है, यस या नो में आता है, और तब उसकी क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होती है। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उसका आंसर यस या नो होता है। ठीक, इसीलिए वहाँ और उसकी इंग्लिश के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि क्या तुम जा रहे हो, मान लीजिए बोल दें क्या तुम जा रहे हो। ठीक, अब क्या स्टार्ट में आ गया तो इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो, मतलब या तो हाँ बोलेंगे या तो नो। क्या तुम जा रहे हो, यस हाँ, नो नहीं। ठीक, लेकिन अगर कह दिया जाए कि तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, इस क्या का आंसर यस नो नहीं होगा, यहाँ हमको बताना पड़ेगा तुम क्या खा रहे हो, हाँ तुम क्या खा रहे हो, नहीं ये नहीं होगा आंसर। हमारा आंसर होगा तुम क्या खा रहे हो। तो क्या का आंसर में आम आएगा, अमरूद आएगा, अंगूर आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस क्या का आंसर या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। तो याद रखिए, अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो इस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। तो करेंगे क्या, ठीक, जो टेंस रहता है उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव या शैल हैव, यही तो होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट के पहले विल हैव दोनों को नहीं ले जाएंगे, दोनों को नहीं, केवल एक ही जाएगा, विल और शैल को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। देखिए सब्जेक्ट, हैव को अपने ही स्थान पे छोड़ देंगे। याद रखिए, सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखिए। क्या वे हॉकी खेल चुके होंगे, तो हम इसको पहले टेंस पहचानेंगे। तो लास्ट में क्या लिखा है, चुके होंगे, चुका होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है कि स्टार्ट में, तो कहाँ पे लिखा है, स्टार्ट में। ये क्या स्टार्ट में आया है, इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, और व्हाट होती है, क्या होती है, व्हाट, लेकिन हम व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट में आ गया है। पहले विल सेल लिखेंगे। विल सेल किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वे। ठीक, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे होती है, क्या होती है, दे। दे के साथ क्या लगेगा, विल। हम विल को इधर ना लिख करके इधर लिखेंगे क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो विल, दे के साथ विल, विल को सब्जेक्ट के पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है। उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। सारा क्रम यही है, ये क्रम देख के लिखिए। ओके, मान लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ गया, बीच में आ गया। हिंदी के सेंटेंस में देखना है। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी के मिडिल में आया, बीच में, तो जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं। मतलब याद रखिए कि हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, लेकिन इंग्लिश में कभी बीच में नहीं आएगा, हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में। तो इसको और इसको मिलाइए, सारा स्ट्रक्चर देखिए सेम, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव, सब सेम वही है यहाँ तक। ठीक, अब जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है उसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। हिंदी में बीच में आएगा तो अंग्रेजी में कहाँ लिखेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में। स्टार्ट में कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के पहले, यहीं पर क्वेश्चन वर्ड, अब बाकी सब ये रहेगा।
देखिए वही चीज़ लिखा है। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा, कोई भी टेंस हो। ठीक, वे कल कहाँ जा चुके होंगे, जा लास्ट में क्या लिखा है, चुके होंगे, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब ये इंट्रोगेटिव कहाँ पर आया है, सेंटेंस के बीच में। तो इंग्लिश बनाएंगे तो इसको स्टार्ट में कर देंगे, तो पहले यही लिखा जाएगा वेयर, क्वेश्चन वर्ड मिलाइए, हो गया। उसके बाद विल सेल, विल सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कौन इसमें, वे की इंग्लिश दे के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। वर्ब का थर्ड नहीं, हैव हो गया, फिर वर्ब का थर्ड, जाना के इंग्लिश गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक, यहाँ लिखा है तक, कल तक की इंग्लिश बाई होती है, याद रखिए। तक की अंग्रेजी फ्यूचर टेंस में बाई लिखने, टिल नहीं लगेगा, याद रखिए, टिल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई, फिर टुमारो। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, वह कल तक क्या लिख चुका होगा, वह कल तक क्या लिख चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहाँ लिखा है, बीच में लिखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या स्टार्ट में लिखा है, क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ क्या सेंटेंस के बीच में आ गया। अब इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, देखिए यही क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद विल या सेल, तो सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश ही के साथ विल, फिर सब्जेक्ट ही। ठीक, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखना के अंग्रेजी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, तक कल तक, बाई माने तक, टुमारो। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट में कभी ऐसा भी सेंटेंस आता है जिसमें दो काम दिया रहता है, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में। जब दो काम रहेगा तो देखेंगे कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में। जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर से सुनिए, जो पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हिंदी में से नहीं मतलब, इंग्लिश में एक फ्यूचर परफेक्ट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। डॉक्टर के जाने से पहले मरीज मर चुका होगा लिखा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन इसमें दो काम है, एक है डॉक्टर का आना, दूसरा है मरीज का मरना। अब देखेंगे कौन सा पहले हो रहा है, डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर अभी नहीं आया था, मरीज मर गया, तो मरीज पहले मर रहा है, डॉक्टर बाद में आ रहा है, तो ये वाला काम पहले हो रहा है, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक, और डॉक्टर का आना बाद में हो रहा है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, जब लिखना शुरू करेंगे तो परफेक्ट आगे लिखते हैं, मरीज मर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट, पहले सब्जेक्ट मरीज पेशेंट, उसके बाद विल, उसके बाद है, फिर मरना का थर्ड फॉर्म डाइड। इस पहले की इंग्लिश क्या होगी, बिफोर, और डॉक्टर का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, आना की इंग्लिश कम, डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए इसमें यह जोड़ दिया। ठीक, सेम उसी रूल से ये है, मेरे घर पहुंचने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो वह नहीं लिख चुकी, मेरे घर पहुंचने से पहले मतलब अभी मैं घर नहीं पहुंचा था, तो ये बाद में हो रहा है और ये पहले हो रहा है। ठीक, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें नहीं दिया है तो इसको फ्यूचर परफेक्ट निगेटिव बनाएंगे, तो विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट फिर विल फिर नॉट, है, लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन, पहले की इंग्लिश बिफोर, और मेरा घर पहुंचना प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई रीच, आई प्लस वर्ब का फर्स्ट, ये आई के साथ ये सी नहीं बढ़ता है। ओके, और उसके बाद अब देखिए ये आपके लिए सेंटेंस है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सेंटेंस है सारा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर डालिए, और ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास करिए। ठीक, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बार बार देखी जाती है, बार बार प्रैक्टिस की जाती है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ओके, थैंक्स।